हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 13 लेकर आई हूं, जो इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है और हमें बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर करने वाले हैं हम पेड़ की बात। पेड़ हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। सब चीज हमें, बहुत सारी चीज हमें पेड़ से मिलती है, हमारे खाने के लिए और हमारी जिंदगी में जो हम डेली भी यूज करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो आइए सुनते हैं यहाँ पेड़ की बात। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? तो यहाँ आपसे पूछा है, क्या आपने किसी भी पौधे का बीज कभी बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है और धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। तो यहाँ हम पढ़ेंगे पेड़ की बात कि कैसे एक छोटा सा बीज बहुत बड़ा पेड़ बनता है। तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दो दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। मतलब बहुत दिन तक जो मिट्टी में बीज बोए रहे, लेकिन उनमें से कुछ नहीं निकला। बस सर्दी के बाद बसंत आया, बसंत के बाद एक दो दिन बारिश आई। बारिश आते ही उन बीजों से अंकुर निकले, दो पत्तियों के साथ। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया। जो वो पौधा था, उसका अंकुर का एक जो अंश था नीचे माटी से गड़ा रहा और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर उठा और एक नीचे रहा और आधा ऊपर उठ गया। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? क्या आपने कभी देखा है, कभी बीज बोया है या देखा हो कि कैसे उठता है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया देख रहा है। मतलब उसे ऐसे छोटा सा बच्चा क्या करता है कि आधा सा मिट्टी से बाहर निकलकर नई दुनिया देखता है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, उसका नाम जड़ है। माटी के नीचे रहता है वो जड़ होता है, और जो ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। ये होता है तना, और नीचे रहती है मिट्टी के नीचे जड़। सभी पेड़ पौधे में जड़ व तना, ये दो भाग मिलेंगे। हर पौधे में ये दो भाग जरूर होते हैं, जड़ और तना। तने पर क्या क्या चीज होती है देखते हैं। बाहर में प्रवेश करता है, उसका नाम जड़ है, और अंश का ऊपर जो बढ़ता है उसका नाम तना है। सभी पौधे में जड़ व तना ये दो भाग जरूर मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधे को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी तथा तना ऊपर की ओर उठेगा। आप सीधा बीज बो, उल्टा बो, कैसा भी बो, हमेशा जड़ नीचे ही रहेगी और तना ऊपर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए बहुत दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। मतलब परीक्षण किया कि टेढ़ा अगर हम पौधे को रखें तो क्या रखेगा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। फिर भी ऐसा क्या रहा कि वही जड़ ऊपर की ओर रही। एक दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। मतलब उसने एक परीक्षण किया, गमले के साथ जड़ को ऊपर रखा और तने को नीचे, लेकिन क्या हुआ कि वो पत्तियां फिर से ऊपर की तरफ जाने लगी और जड़ नीचे की तरफ। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ रहे हैं। पत्ते फूल पहले नीचे रहते हैं, फिर ऊपर की ओर उठने लगते हैं। जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते तो वे केवल दूध पी सकते हैं। तो पौधे के साथ भी ऐसा होता है। जो नन्हे पौधे आते हैं उनकी भी बहुत अधिक देखभाल चाहिए होती है। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। जो जड़ है उससे माटी से जो भी पोषक तत्व मिलते हैं वो मिट्टी से लेते हैं।
चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। चीनी में पानी में चीनी डालते हैं तो चीनी घुल जाती है, ऐसे ही मिट्टी में जब पानी डालते हैं उसके भीतर उस पानी में बहुत सारे द्रव्य ऐसे जुड़ जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। आपने देखा होगा अगर हम पौधों को पानी ना दें, जड़ों को पानी नहीं मिलेगा। जड़ क्या करते हैं, पानी मिट्टी से मतलब जो पानी है वो उसको पौधे तक पूरे तक पहुंचाते हैं। अब जब मिट्टी को ही पानी नहीं मिलेगा, जड़ को ही नहीं मिलेगा तो पूरा पौधा ही सूख जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखा जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। मतलब अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पेड़ में बहुत सारे नल होते हैं, नलियां होती हैं जिसके थ्रू पानी वहां पर जाता है। इन सब नलों के द्वारा माटी के पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। हवा जो होती है पत्तों को आहार देती है। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे छिद्र होते हैं या मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको मुंह बोलते हैं। उन पर छोटे छोटे होंठ होते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो जब बाहर जो वायु जाती है वो इसमें से एक प्रकार के विषाक्त अलग तरीके की वायु निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी हो जाती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो जाते हैं। तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, CO2 की। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी सांस जब बाहर छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो अगर ये इकट्ठी होती रहे तो पूरे जीव जंतु कुछ ही टाइम में मर जाएंगे। तो क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं ये वही कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ग्रहण करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतु के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहर है वही पेड़ पौधे हमसे ले लेते हैं और उसको शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, उसको शुद्ध करके ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम फिर से जब सांस लें तो हमें स्वच्छ वायु ऑक्सीजन मिल पाए। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःश्रेष कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश जरूर चाहिए, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो नहीं बचेंगे। पानी चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, और जो हम वायु निकालते हैं जिसका नाम अंगारक वायु है तो वो भी उनको चाहिए। पेड़ पौधे की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ जाती है। खिड़की के पास रखोगे तो सारी जो डालियां हैं पत्तियां हैं वो खिड़की के बाहर की तरफ जाने का प्रयास करती हैं। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले, कौन उसकी झपट पहले ले ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो वो मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती है। जो बेल लताएं रहती हैं वो भी सूरज की तरफ ऊपर चढ़ती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। जो प्रकाश है वही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। जो ईंधन को जलाने पर हम प्रकाश बाहर निकलता है वो सूर्य की ही ऊर्जा होती है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल है, ये प्रकाश को हथियाते हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। ये पशु है जो ये सब क्या करते हैं, पेड़ पौधे या हरियाली को ही खाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। जब वो उन चीजों को खाते हैं तो सूर्य का प्रकाश उनके अंदर जाता है।
अनाज व सब्जी ना खाने पर भी हम बच नहीं सकते। अगर हम अनाज सब्जी नहीं खाएंगे तो हम नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। सोचकर देखा जाए कि हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। जो प्रकाश वो पेड़ पौधे अपने अंदर लेते हैं, उस प्रकाश को, उस खाने को सेवन करके उस सूर्य का प्रकाश हम अपने अंदर लेते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम भी नहीं बच पाएंगे। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। कोई भी पेड़ पौधा ऐसा होता है, कोई कोई ऐसा पेड़ पौधा होता है कि 1 साल तक ही जिंदा रहता है, लेकिन वो अपना अंश दे जाते हैं, अपने संतान छोड़ जाते हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। पेड़ क्या करता है? फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। उसके अंदर रहता है वो बीज। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। जब फूल होते हैं तो पेड़ बहुत सुंदर लगता है, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? फूल के जैसा सुंदर तो कोई कुछ भी नहीं लगता। फूल सबसे सुंदर लगता है। जरा सोचो तो, पेड़ पौधों तो मलमैटी माटी से आहार व विषाक्त वायु के अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर भी इस अपरूप उपादान से किस तरह से ऐसे सुंदर फूल खिलाते हैं। मतलब उनको ऐसी मिट्टी से वो अपना पानी लेते हैं, आहार लेते हैं, और ऐसी गंदी वायु लेते हैं जिसको हम जहर कहते हैं, तो फिर भी वो इतने सुंदर फूल देते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की। अपने एक कहानी है पारस पत्थर या स्पर्श मणि की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता था, हो जाता है। मतलब ऐसा चीज जब स्पर्श कर ले तो जो लोहा है वो भी सोना हो जाए। मेरे विचार से माँ की ममता ही वही वह मणि है। जो माँ की ममता है वह बिल्कुल मणि के समान है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। जब माँ बच्चों को प्यार करती है तो बच्चे भी खिलखिला उठते हैं। ऐसे ही जो पेड़ है वो भी खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। जब ममता का स्पर्श मिलता है, जो माटी है और जो वो अंगार है उसके उससे भी फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो हम अपने परिजनों को बुलाते हैं। उसी प्रकार फूल की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यही रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। तो वो ऐसे आमंत्रित करते हैं कि हमने रंग बिरंगे फूल बिछा रखे हैं, ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितलियों के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वहां पर तितलियां आती हैं, मधुमक्खियां आती हैं, वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षियों के डर से वो दिन में नहीं निकलते, तो पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं। इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैलाते हैं। तो रात के समय और भी सुगंध फैलाते हैं, जिससे जो जीव दिन में नहीं निकल पाए वो रात में निकलकर आ जाए। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितलियां बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है, क्योंकि वो उसका जो रस होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और वहां पर वो बीज बो देती हैं। तुम लोगों ने फूल के में परागकण देखे होंगे। परागकण क्या होते हैं अभी वही कहानी बताएंगे। मधुमक्खियां एक फूल से परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। एक फूल पर बैठती हैं, फिर दूसरे फूल पर बैठती हैं, तो वही परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। अगर परागकण नहीं मिलेगा तो वो बीज है वो पकेगा ही नहीं, उसका फल ही नहीं बनेगा। इस प्रकार फूल के में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। पेड़ ऐसा होता है कि अपना सब कुछ लुटा देता है अपनी संतान के लिए। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था वह अब बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। जब पेड़ भी बूढ़े जाते हैं तो वो क्या होता है, उनकी अपनी भी शक्ति चली जाती है। पहले हवा ब्यार करती हुई आगे बढ़ जाती थी, पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे।
छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता, वो इतना बूढ़ा हो गया है कि जब हवा चलती है तो उसका आघात भी सहन नहीं करता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं, जैसे जैसे हवा चलती है, एक डाली टूटी, दूसरी टूटी। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर जाता है, मतलब वो इतना कमजोर हो जाता है कि तेज हवा चलती है तो वो जड़ सहित ही भूमि पर गिर जाता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। जैसे उसने अपनी संतान के लिए फूल, बीज और फल के लिए अपना जीवन न्यौछावर करा और उसके बाद वो मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ पर एक पेड़ की पूरी कहानी है, उसके जन्म से लेके उसके मरण तक की, कि कैसे वो अपने, जैसे एक माता अपने बच्चे को प्यार करती है, ऐसे पेड़ भी अपना बच्चों को, अपने नए बीज को बोने के लिए, नए बीज को बनाने के लिए पूरा उन पर प्यार लुटाता है। और हमारी जिंदगी से जो हम वायु निकालते हैं उसको हमारे लिए जहर समान है, और वो उसको ही लेकर हमें भी बचाता है। तो ये इसके लेखक है जगदीश चंद्र बसु, अनुवादक है इनके शंकर सैन। लेखक से परिचय करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधे जीव जंतु से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र और वह प्रचलन प्रणाली होती है, और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। इन्होंने पहली बार, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों को एक जीव के रूप में पूरा समान बताया। विज्ञान जैसे विषय में भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंग के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया था। ये पेड़ की बात है, इसका अनुवाद जो बांग्ला भाषा में उन्होंने लिखी थी, लेकिन हिंदी में अनुवाद इनका शंकर सेन ने किया था। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस चैप्टर से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।